टेंस को जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो वही हमारा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले यहीं से हम सीखेंगे पैसिव कैसे बनाएंगे। यदि हमारे सामने क्या होगा, यदि हमारे सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य होगा तो या तो वो एसर्टिव का होगा या तो क्या होगा वो, या तो वो इंटेरोगेटिव का होगा। तो पहले हम एसर्टिव के सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे कि अगर हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव का कोई वाक्य आ गया तो पैसिव में उसको कैसे बनाएंगे। तो इसको समझते हैं। देखें पहले ये सबसे पहले जो बात हमको समझनी है वो क्या है कि एसर्टिव सेंटेंस आने पर हम कैसे पैसिव बनाएंगे। देखें बेटा, पहले आप समझ लें कि जैसा कि कहा गया है कि जब हम एक्टिव वॉइस से क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक, जब हम क्या करते हैं एक्टिव वॉइस से क्या करते हैं पैसिव बनाते हैं। ठीक, जब हम पैसिव बनाते हैं तो करते क्या हैं, उस समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बस ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और इसके बाद जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है वो बाई लगाकर लिखा जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो पहले क्या था सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन गया है, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो क्या सब्जेक्ट बन गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का है। इसको ऐसे हमको पैसिव बनाते समय इसी के आधार पर क्या करना है, हमें वर्ड को यानी शब्द को रखना है। जो भी शब्द आएंगे या वर्ड्स आएंगे उनको इसी क्रम में रखना है हमको। ठीक है, तो अब देखते हैं पैसिव वॉइस में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव का वाक्य होगा तो कैसे बनाएंगे हम। इस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ये पहले बता दिया जा चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इसमें से एज एम आर, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है मतलब सिंगुलर नंबर है तो हमको क्या करना है एज का प्रयोग करना है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है तो हमको क्या करना है आर का प्रयोग करना है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाए आई बन जाए तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं एम लगाते हैं। ये बात समझ लेना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इज लगाना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है आर लगाना है, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ क्या लगाना है एम लगाना है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब देखेंगे नॉट और नेवर लिखा हुआ है। कोष्टक का मतलब है यदि नॉट और नेवर में से कोई एक आए, कभी कभी आएंगे भी और कभी कभी नहीं भी आएंगे। यदि हमें वाक्य में पहले से नॉट मिलता है तो नॉट इसी स्थान पे रखना है जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो नेवर मिले तो नेवर लिखना है। नॉट या नेवर में से कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा हम इज एम आर के बाद नॉट एंड नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे बाई का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो बाई ऑब्जेक्ट है ये वही है जो पहले सब्जेक्ट था, अब पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। ठीक है, तो आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। अगर आ गई है तो इसी क्रम में जैसा कि एसर्टिव का अगर सेंटेंस हमको देखने को मिलता है तो इसी क्रम में रखना है, ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, गलती नहीं करना है। पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर इज एम आर में से कोई एक रखना है जैसा वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हो, और नॉट और नेवर अगर आता है तो उनको रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा हमको बनाना है। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर एसर्टिव का कोई वाक्य हमारे सामने आ गया तो हम कैसे उसको बनाएंगे, देखते हैं, समझते हैं इसको। यह हमारे पास एक वाक्य है, थोड़ा समझें इसको। ये वाक्य हमारा ये इसको समझते हैं। पहला वाक्य जो हमारे पास सामने है हिज फादर टीचेज मी। ठीक, हिज फादर टीचेज मी। अब इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है हिज फादर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है मी है। अब हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट से ही हम बनाते हैं पैसिव वॉइस को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब इस मी को उठा लेना है। ठीक, और इस स्ट्रक्चर के अनुसार अब वर्ड को यानी जो शब्द हमारे सामने हैं उनको रखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें कह रहा है कि सब्जेक्ट रखना है, तो अब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इज एम आर में से क्या एक को चुनना है तो आई के साथ एम लगता है, हमने एम रख दिया। फिर क्या चाहिए, फिर हमको कह रहा है कि नॉट एंड नेवर, तो इनमें से कुछ है ही नहीं इस वाक्य में, इसलिए क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी
टॉट हो जाएगी क्योंकि टीच की टॉट होती है, टीच टॉट टॉट। फिर आता है क्या, बाई, तो बाई लिखा हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हिज फादर था अब क्या हो गया, हिज फादर ऑब्जेक्ट बन गया। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बना, हिज फादर टीचेज मी का जो पैसिव आएगा, आई एम टॉट बाई हिज फादर। बात क्लियर हो गई होगी। आप बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। चलते हैं और आगे समझते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ हमारे पास ये एक वाक्य और है, ये है यू हेल्प योर रिलेटिव्स। तो जो सबसे पहले हम लोगों को काम करना है वो क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और योर रिलेटिव्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी योर रिलेटिव्स से ही क्या करना है, हमको पैसिव बनाना है क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो योर रिलेटिव्स है यहाँ पे लिख दिया हमने, योर रिलेटिव्स। अब योर रिलेटिव्स प्लूरल है इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। फिर इसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और यू को क्या कर देंगे, बाई यू कर देंगे और हमारा वाक्य बन गया, हमारा पैसिव बन गया। क्या, यू हेल्प योर रिलेटिव का जो पैसिव बना, योर रिलेटिव्स आर हेल्प बाई यू। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप जब खुद बनाएं तो जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को लिख रखा वहाँ पे उसको देखते हुए ज़रूर बनाएं, यदि आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, अब अगला वाक्य को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या है। देखते हैं इसको और समझते हैं। हमारा है आई रेस्पेक्ट माई अंकल। अब देखना है, यहाँ पे देखना क्या है कि जो आई है ये सब्जेक्ट है और माई अंकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना है कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के जो है जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और माई अंकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मेन वर्ब है क्या, मेन वर्ब है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट के पहले आई आया है, सब्जेक्ट है, और रेस्पेक्ट के बाद माई अंकल, यानी मेन वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के ठीक बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब माई अंकल ही है जिससे हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा माई अंकल। अब माई अंकल क्या होगा, हमारा सिंगुलर है तो इसलिए क्या लग गया, इज लगा दिया गया। फिर क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट का रिस्पेक्टेबल वो रिस्पेक्टेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और आई का क्या हो गया, बाई मी हो गया और कंप्लीट हो गया हमारा वाक्य। क्या बन गया, आई रिस्पेक्ट माई अंकल का जो पैसिव बनेगा वो पैसिव क्या बनेगा, माई अंकल इज रिस्पेक्टेड बाई मी। कंप्लीट। अब और आगे बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगला वाक्य है द पुलिस डू नॉट अरेस्ट द थीफ। यहाँ पे समझना है ये द पुलिस ये वाक्य का सब्जेक्ट है और मेन वर्ब अरेस्ट है तो इसके बाद द थीफ जो है, क्योंकि जस्ट मेन वर्ब के ठीक बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो द थीफ हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो गया और द पुलिस क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको पैसे किससे बनाना है, द थीफ से बनाना है क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट होगा। एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य है, इसमें देखो आप देखेंगे तो इसमें नॉट आ गया है और नॉट को हम रखेंगे इज एम आर के बाद रखेंगे। ठीक, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। देखेंगे हमने द थीप से बनाया तो पहले लिखेंगे द थीप। अब द थीप सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ एज लगा दिया हमने। फिर हमने देखा एज एम आर जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर को देख के ही बनाएं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो जब भी आप स्वयं बनाएं समझ में नहीं आ रहा तो स्ट्रक्चर से स्टेप बाय स्टेप काम करें तो आसानी से हो जाएगा। देखते हैं, द थीप इज नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब क्या हुआ यहाँ पे कि द थीप लिखा और ये सिंगुलर था तो एज लग गया, नॉट था हमने नॉट लगा दिया, अरेस्ट जो वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो गई, द पुलिस का हो गया बाय द पुलिस और इस तरह वाक्य कंप्लीट हो गया। और हमारा जो एक्टिव वॉइस था क्या, द पुलिस डू नॉट अरेस्ट द थीप, इसका पैसिव बन गया द थीप इज नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। और आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक वाक्य और है हमारे पास और इस वाक्य में लिखा है सी नेवर राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे सी है और अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेटर होगा। कैसे समझ में आया कि लेटर होगा, तो देखना है यहाँ पे मेन वर्ब राइट्स है
और मेन वर्ब के पहले ये सी लिखा हुआ है, मतलब मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब के जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो ये समझना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए लेटर ऑब्जेक्ट है और इसी से अब क्या बनाएंगे, हम इसी से पैसिव बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ देखने योग्य है, यहाँ पे नेवर आ गया, जैसा कि पहले वाले वाक्य में क्या था, नॉट आया था और यहाँ पे नेवर आ गया। कोई बात नहीं, जहाँ पे नॉट होता है वहाँ पे नेवर भी आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, तो इज एम आर लगाने के बाद इनमें से कोई एक लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेवर या नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं ए लेटर और सब्जेक्ट होगा ए लेटर। ए लेटर हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने एज लगा दिया। इसके बाद क्या आएगा, नेवर, तो हमने नेवर लगा दिया। और राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रिटेन होता है, और सी जो होता है हमारा, सी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हार हो जाएगा और ये वाक्य कंप्लीट हो गया। तो क्या बन गया हमारा, हमारे पास जो एक्टिव वॉइस था सी नेवर राइट्स अ लेटर, इसका बन गया ए लेटर इज नेवर रिटन बाई हर, ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हमने एसर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा कुछ नई चीज़ देखते हैं, वो क्या है समझें। अब हमारे पास है डबल ऑब्जेक्ट वाली बात, देखते हैं क्या होता है ना। कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। आप चाहें तो मतलब एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है, मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपकी इच्छा, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, किसी से भी बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं। कभी कभी क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे लिखा है यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हों, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हों, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या करना पड़ेगा, टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है, लेकिन यदि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब भाई अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट बना लिए, तो बचेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमको टू या फॉर को प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पहला वाला, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। देखते हैं कि मेन वर्ब टीचेज है और टीचेज से पहले ही लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, और टीचेज के जस्ट बाद मी लिखा हुआ है वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश जो हमारा है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आते हैं सेंटेंस में, जब दो ऑब्जेक्ट आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिससे बनाना हो पैसिव बनाएं। चाहे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना लें और चाहे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लें, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाएं, गलतियां नहीं होंगी। फिलहाल जैसे आपकी मर्जी, आप जैसा भी चाहें बना सकते हैं। सीखते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, समझते हैं इसको और अच्छे से क्या होगा। देखें, ही टीचेज मी इंग्लिश, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मी है और एक हमारा इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मी से बनाते हैं। तो अगर हम मी से बनाएंगे तो मी को लाएंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आई के साथ ना तो इज लगेगा ना ही आर लगेगा, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो हमने एम लगा दिया। तो आई और एम हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, टॉट लग गया। फिर क्या हो गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिया गया। फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए अब, तो ही जो है ये क्या हो गया, बाई हिम बन के पैसिव का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने पहले वाक्य को मी से बनाया और क्या बन गया, मी से बनाने पर पहला वाक्य, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। अब आप चाहें तो इंग्लिश से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, ऐसे, इंग्लिश
इंग्लिश आ गया, और ये सिंगुलर है तो एज लग गया, ठीक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। और ये देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें कि मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इससे पहले क्या किया गया, टू का प्रयोग किया गया है। ये ऐसा करना है जब क्या हो, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना दें तो ऐसा करना है। तो यहाँ पे टू आ गया, टू या फॉर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने इंग्लिश इज टॉट टू मी, और ही का क्या हो गया, बाय हिम। तो बन गया कंप्लीट वाक्य। क्या बन गया, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम। बात समझ में आ गई होगी। तो क्या आप लोगों ने समझा कि पैसिव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है, पर सलाह यही है कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाना चाहिए, गलतियां नहीं होती हैं। आगे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक वाक्य है, माई अंकल बाइज मी ए कार। मेरे अंकल ने क्या किया, कार खरीदा। अब यहाँ पे क्या है, माई अंकल हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और एक कार भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक। बाइज जो लिखा हुआ है, इससे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट माई अंकल हो गया, जस्ट इसके बाद मी आया वो ऑब्जेक्ट हो गया, और कार आया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब जैसी इच्छा मी से या कार से किसी से भी बना सकते हैं। तो देखें, पहले मी से बनाया तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ एम लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और फिर क्या हो गया, ए कार, और यहाँ पे माई अंकल हो गया बाई माई अंकल, और ये वाक्य कंप्लीट हो गया। तो माई अंकल बाइज में ए कार का जो पैसिव बना, आई एम बॉट ए कार बाई माई अंकल, ठीक। अब आगे देखें और समझें। चाहे तो इसको कार से बना दे तो कार से बनेगा, तो ए कार इज बॉट फॉर मी। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, ये फॉर मी आया, यहाँ पे हम फॉर मी आया, और पहले वाले वाक्य में क्या था, टू मी था। तो वहाँ पे हमने क्या किया, जब बाई वाली वर्ब आती है, परचेज बाई ऐसे वर्ब आती है, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाता है, और अधिकतर जो है हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बाई वाली वर्ब होती है, बाई करना, या कह सकते खरीदना, जिसको बाई या परचेज ऐसा आता है, तो फॉर लगाते हैं। तो समझना है कि हमने देखा कि जब जब हमने जैसे यहाँ पे एक कार से बनाया, तो एक कार इज बॉट फॉर मी बाई माई अंकल, यहाँ पे हमने फॉर मी लगाया। जब हमने इंग्लिश से बनाया तो यहाँ पे टू मी लगाया। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट हों तो किसी भी से भी बनाएं, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया जा रहा है पैसिव, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा माई अंकल बाइज मी ए कार, इसके दोनों पैसिव बन गए। पहला हो गया आई एम बॉट ए कार बाई माई अंकल, और दूसरा हो गया ए कार इज बॉट फॉर मी बाई माई अंकल। कंप्लीट। अब थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला है। इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े होते हैं कि क्रिया के दो ऑब्जेक्ट हैं, या किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी से भी पैसिव बना देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। फिर इसी तरह होता क्या है कि वाक्य में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और हम गलतीवश करते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट को ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, और ऑब्जेक्ट समझ करके हम क्या कर देते हैं, हम पैसिव बना देते हैं, और गलत हो जाता है। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको भी। जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या करना है, यहाँ पे देखें और समझें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस बना देते हैं, और ये गलत होता है। कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिस कारण हम क्या करते हैं, गलत पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा था कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाली गलती नहीं होगी। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखना है कि बी इलेक्ट हिम चेयरमैन। यहाँ पे जो वी है, ये वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और चेयरमैन क्या है, हमारा चेयरमैन हमारा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये जो हमारा क्या है, चेयरमैन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी को हम गलती से समझ लेते हैं और गलत बनाते हैं। तो देखें, समझें क्या है, ऐसे वाक्यों को क्या बनाना है। ऐसे वाक्यों को बनाना है ही, क्योंकि जो हिम है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब ही सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज लगा दिया गया। और इलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्टेड हो जाएगी। और इलेक्टेड अब फिर क्या हो जाएगा, चेयरमैन। तो ही इज इलेक्टेड चेयरमैन। अब चाहे बाई अस लिखें या ना लिखें, क्योंकि अंडरस्टूड है कि चेयरमैन बनाया गया है, तो हम लोगों ने बनाया है, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है तो वहाँ पे नहीं लगाया जाता है। तो चाहे तो ही इज इलेक्टेड चेयरमैन बाई अस लिख दें और चाहे तो नहीं लिखें, ऐसा भी सही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा पैसिव है वो क्या हो गया, हिम से बना हुआ है, यानी हिम को हमने सब्जेक्ट बनाया और ही इज इलेक्टेड चेयरमैन हो गया। लेकिन यदि हम इसको चेयरमैन से बना लें, यहाँ पे लिखा है द चेयरमैन, यहाँ पे देखना है, कलर चेंज कर लूँ पहले मैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो द चेयरमैन इज इलेक्टेड टू हिम, ये क्या है, गलत है, क्योंकि चेयरमैन कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से बनाने की गलती नहीं करना चाहिए। अच्छा, दिक्कत होगी अभी, ये दिक्कत होगी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कैसे समझे, तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे चेयरमैन कौन है, हिम है। ठीक, ये याद रखना है। चेयरमैन क्या है, चेयरमैन हिम, हिम और चेयरमैन एक ही है, मतलब कहा गया ना कि उसे क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, इलेक्ट किया गया मतलब। तो यहाँ पे जो हिम और चेयरमैन एक है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। जब ये दोनों चीज़ें एक नहीं होती तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे एक वाक्य समझा दें अगर, तो देखें, अगर लिखा हो ही, फिर लिखा हो गेव, और फिर लिखा हो मी, और फिर लिखा हो ए बुक, ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक। और इधर लिख लेता हूँ पहले मैं, जैसा एक वाक्य है, ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मी और ए बुक ऑब्जेक्ट है, मतलब मी इनडायरेक्ट है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। अब अंतर क्या है कि मी बुक नहीं हो सकती, मतलब हम मी और बुक को एक चीज़ नहीं कह सकते, ठीक। जबकि चेयरमैन और हिम एक ही चीज़ है। तो जब एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़ होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे ए बुक और मी दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन हिम और चेयरमैन एक ही व्यक्ति की बात हो रही, यानी हिम को ही क्या किया गया, चेयरमैन बनाया गया। जैसे अभी आगे हम देखेंगे जीनियस, यहाँ पे आगे वाक्य है जीनियस और हिम ही जीनियस है। तो जब एक ही चीज़ हो तो कॉम्प्लीमेंट होता है, जब अलग अलग चीज़ हो तब जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अब समझते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या करना है, हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट से हमको पैसिव नहीं बनाना, अगर कॉम्प्लीमेंट से पैसिव बन गया तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला वाक्य, यहाँ पे क्या है, बी कंसीडर हिम एज जीनियस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए जीनियस हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको हिम से बनाते हैं, तो जब हिम से बनाएंगे तो ही आएगा, और ही क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है, तो एज लग गया। फिर क्या होगा, कंसीडर का कंसीडर्ड हो गया और ए जीनियस हो गया। अब बाई एस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये बन गया क्या, ही इज कंसीडर्ड ए जीनियस, मतलब ये जो हमारा है वाक्य बी कंसीडर्ड हिम ए जीनियस, इसका पैसिव बन गया ही इज कंसीडर्ड ए जीनियस, ये कंप्लीट पैसिव बन गया। लेकिन अगर हमने ए जीनियस को क्या समझ लिया, ऑब्जेक्ट समझ लिया और लिखा ए जीनियस इज कंसीडर्ड टू हिम, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए कभी भी यह गलती नहीं करना है, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं, देखते हैं। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव, और एक नया कॉन्सेप्ट है ये, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सच में बहुत अच्छे तरीके से इस पीडीएफ में लिखा गया है और बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया भी जाएगा। तो